गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में जो है वैदिक काल को पढ़ रहे थे। वैदिक काल में जहां तक आपको बताए थे कि यह जो है पितृ सत्तात्मक था और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ आकर के कौन बसे थे? आर्य बसे थे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे पाषाण काल को पढ़े थे। पाषाण काल के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े, जो कि उसका कालखंड जो है 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक था। 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक था। उसके बाद कुछ जो है ऐतिहासिक काल में ग्रंथ सब थे, उसको पढ़े। अब जो है वैदिक काल है, वैदिक काल का कालखंड जो है या 1500 से लेकर के 600 ईस्वी तक माना जाता है। 1500 से लेकर के 600 ईस्वी तक। अब इसमें देखिए एक डिफरेंस क्या था कि ये 1750 और यहाँ 1500 में जाकर के फिर स्टार्ट होता है। यहाँ 250 साल का गैप हो जाता है। 250 साल का जो गैप होता है ये क्यों होता है कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन होता है तो फिर एक सभ्यता को जन्म लेने में टाइम लगता है। यहाँ जैसे कोरोना हुआ था तो उस समय भारत क्या हुआ था, डेवलप नहीं कर पाया। उस समय सब जो कार्य था, जो होने वाला था, वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसको क्या रखा गया, इसका समय गिनती नहीं हुआ था। मतलब ये जो 250 साल इसको एक सभ्यता बसाने में लगा, वैदिक सभ्यता को, तो इसी में चले गया। तो इसलिए जो है वैदिक सभ्यता जो है 1500 से स्टार्ट होता है और 600 ईस्वी तक चलता है। वैदिक सभ्यता आगे जा करके जो है इसको दो भाग में रखते हैं, जिसमें आपको पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। सबसे पहला पूर्व वैदिक जो होता है उसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें वहां जो है ऋग्वेद में जो सब चर्चा हुआ था, जो चीज लिखा गया था, वही चीज जो है पूर्व वैदिक काल में हो रहा था। वही इसलिए उस कालखंड को जो है ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो देखिए यह एक जो है आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताया, वैदिक काल के बारे में बताया कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। बिकॉज हुआ क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन वह एक नगरीय सभ्यता थी। फिर यहाँ आके ग्रामीण कैसे हो जाता है? ऐसा है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था तो सब कुछ जो है खत्म हो गया था। जो भी नगर सब था वो खत्म हो गया था, बिल्डिंग सब। तो फिर एक सभ्यता को जन्म लेने में शुरुआत से उसको शुरू करना पड़ा। तो धीरे धीरे लोग के पास साधन नहीं थे, तो वहाँ जो है झोपड़ी में रहने लगे थे। तो वहाँ इसलिए जो है ग्रामीण सभ्यता थी। इसलिए वैदिक सभ्यता जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता होती है। तो आपको बताएं कि वैदिक सभ्यता में कौन लोग आकर के बसे थे, जो कि मैक्स मुलर के अनुसार यह मध्य एशिया से माना गया था। तो वो आर्य लोग आकर के बसे थे। मूलतः वो भारत के नहीं थे, वो मध्य एशिया से आकर के बसे थे। ये मैक्स मुलर जी ने बताया और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने बताया कि यह जो है ये आल्प्स पर्वत, मतलब कि यूरेशिया के लोग थे जो यहाँ आए थे। यहाँ आकर के जो है ये वैदिक सभ्यता को बसाते हैं। यहाँ जो है इसलिए यहाँ आर्य को जो है श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि इनको जो है संस्कृत का ज्ञान था। भारत में संस्कृत चलता था, फिर भी भारत के सभी क्षेत्रों में जो है संस्कृत का उतना प्रचलन नहीं था, ज्ञान नहीं था। आर्य लोग आए और संस्कृत को अच्छे से पकड़ लिया और वो जो है संस्कृत के ज्ञानी हो गए। तो संस्कृत में श्रेष्ठ माने जाने लगे भाषाई आधार पे। इसलिए जो है आर्य को, इसलिए इस वैदिक सभ्यता को जो है आर्य सभ्यता भी कहते हैं। फिर जो है यहाँ भारत में बसे, तो किस क्षेत्र में आके बसे? ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में वर्तमान में आके बसे। उस समय यह प्रदेश सप्तसेंधव प्रदेश कहलाता था। सप्तसेंधव क्यों? क्योंकि वहाँ 7 नदी है। पंजाब में 5 नदियों का संगम, वहाँ 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को। रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब जो है ये सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदियाँ पंजाब में और हरियाणा में 2 नदी मिला करके जो है, जो कि गंडक और सरस्वती नदी, घग्गर, ये सब जो है आकर के वर्तमान में सरस्वती नदी का जो है ये खत्म हो चुका है। ये 7 नदी था, इसलिए जो है इसको सप्तसेंधव प्रदेश कहा गया। ये आकर के बसे कहाँ? उत्तर भारत में आकर के सप्तसेंधव प्रदेश में आकर आर्य बसते हैं। धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि आर्यनीकरण का कार्य शुरू करते हैं। तो जिसमें जिसको भाषा का जैसे पकड़ता, जो भाषा में श्रेष्ठ थे आर्य लोग, जिनमें एक था गौतम राहुगढ़, जो कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो है
संस्कृत का प्रचलन को बढ़ाते हैं, संस्कृत का ज्ञान देते हैं लोगों को। और दक्षिण भारत में है अगस्त्य ऋषि, ये दक्षिण भारत में जो है संस्कृत को बढ़ाते हैं, संस्कृत का ज्ञान देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था, तो गौतम राहुगढ़ ने। और दक्षिण भारत का ये किसने किया था आर्यीकरण, तो ये आपको हो गया अगस्त्य ऋषि। फिर जो है वैदिक सभ्यता चलता है, धीरे धीरे फिर विकास होता है, फिर धीरे धीरे जो है आकर के महाजनपद काल जब हम पढ़ेंगे तब धीरे धीरे आकर के वहाँ जो है द्वितीय नगरीकरण शुरू हो जाता है। यहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। तो इसके बाद जो सभ्यता स्टार्ट होती है यह एक ग्रामीण सभ्यता होती है। वैदिक काल को आपको दो भाग में बांट करके बताए थे, एक पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऋग्वेद का संकलन हुआ था, ऋग्वेद के आधार पर जो है यह सभ्यता चल रहा था। और उसके बाद का जो है उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो पूर्व वैदिक काल का ईस्वी जो था यह 1500 से लेकर के 1000 BC माना गया। तो देखिए किसी भी काल को पढ़ने के लिए, किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए यदि 4 प्रकार के जीवन को हम जान लेते हैं तो हमको जो है लगभग 98% उसके बारे में जानकारी हो जाता है। ये 4 प्रकार के जीवन कौन है, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट में है आपको सामाजिक जीवन, सेकेंड में है राजनीतिक जीवन, थर्ड है आर्थिक जीवन, फोर्थ है धार्मिक जीवन। यदि ये 4 प्रकार के जीवन को आप पढ़ लेंगे तो 98% कवर हो जाता है क्वेश्चन, और 2% इधर उधर से रहता है जो कि आपको वो बता दिया जाएगा। तो देखिए ये 4 प्रकार जो है, ये चारों प्रकार को इस सभ्यता में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला आता है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। तो 1500 से लेकर के 1000 BC का, तो इस समय जो है ये 4 जीवन क्या थे, 4 प्रकार के जीवन जो थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन और ये सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ का समाज कैसा था। तो वहाँ का समाज जो था पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था, पिता ही प्रधान होते थे। अभी जो है भारतीय समाज भी या इधर पितृसत्तात्मक ही है, तो वहाँ का समाज जो है पितृसत्तात्मक था। फिर आते हैं समाज की वर्ण व्यवस्था। समाज का वर्ण व्यवस्था कैसा था, जातिगत किस आधार पे था, यह जो है कर्म पर आधारित जाति होता था। जैसे आप यदि युद्ध लड़ने का काम कर रहे हैं तो आपको क्षत्रिय में रखा जाता था, पूजा पाठ कराने का काम कर रहे हैं तो आपको जो है ब्राह्मण में रखा जाता था। यदि आप जो है फसल उगाने का काम कर रहे हैं, किसान वाला काम कर रहे हैं, तो वह आपको वैश्य में रखा जाता था, और जो सेवा करने का काम होता था उसको शूद्र में रखा जाता था। तो ये 4 प्रकार से ये सामाजिक इसका वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। कैसा था? जाति पर, वंश पर आधारित नहीं था, क्या उस समय वैदिक काल के समय जो है कर्म पे आधारित था। तो एक ही परिवार में जो है ये कई प्रकार के जो है ये मतलब एक ही परिवार में ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, वैश्य भी होते थे, शूद्र भी होते थे। इसकी चर्चा जो है आप ऋग्वेद जब पढ़िएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में भी किया गया है कि एक ही परिवार में जो है ये 4 जाति हो सकते थे। जैसे मानिए कि मेरा फैमिली रहेगा, यदि हम पढ़े हुए लिखे रहते तो उस समय हमको ब्राह्मण श्रेणी में रखा जाता था। यदि हम युद्ध लड़ने का काम कर रहे हैं, बचाव का काम कर रहे हैं, तो वो क्षेत्रीय में रखा जाता है। यदि किसी को फसल उगाने सबका काम कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, तो वैश्य में रखा जाता। यदि सेवा करने का काम कर रहे हैं तो शूद्र में रखा जाता। जैसे मानिए हम पढ़ने लिखने का काम किए तो ये हमको ब्राह्मण श्रेणी में रखा जाएगा, फिर क्षत्रिय। मानिए कि यदि मेरे फैमिली से कोई जो है फौज में है तो वो उसको क्षत्रिय में रखा जाता, और वैश्य में जो यदि मेरे फादर हैं, यदि वो खेती करते हैं तो वो उसको वैश्य में, और शूद्र में उसको, जैसे मेरी माँ खाना बनाने का काम करती है तो वो उसको शूद्र में रखा जाता था। इस प्रकार से एक ही परिवार में जो है कई प्रकार की जातियां थी, कई प्रकार के जातियां थी। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी वंश के आधार पर रखा जाता है कि यदि आपका वंशज आने वाला पीढ़ी आप जिस जाति के हैं वो उसी जाति के हो जाते हैं। लेकिन वैदिक काल में जो है यह कर्म पे आधारित था। फिर नेक्स्ट है यहाँ दास प्रथा का प्रचलन। उस समय जो है दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। अभी जैसे शादी करते हैं तो बदले में क्या होता है, लड़की वालों से क्या होता है, दहेज लिया जाता है। तो दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, जो कि बहुत ही अच्छा था। वैदिक काल में दहेज प्रथा का
प्रचलन नहीं था, न ही बाल विवाह का प्रचलन था। यहाँ बाल विवाह भी नहीं होता था। पुनर्विवाह का जो है प्रचलन था। यदि आपके पति मर जाते तो आप फिर से पुनर्विवाह कर सकते हैं किसी और के साथ। और यहाँ नियोग प्रथा, नियोग प्रथा क्या होता था? ये नियोग प्रथा, यदि आपके हस्बैंड मर गए तो आप अपने देवर से यदि शादी करते हैं तो ये नियोग प्रथा कहलाता था। यहाँ नियोग प्रथा का प्रचलन था। तो सामाजिक जीवन में हम लोग क्या पढ़ लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आएगा कि वैदिक काल, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, ये इसका सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था था कैसा था? काम पर आधारित, वंश पर आधारित, तो ऐसा आएगा तो आप कर्म पे आधारित रखिए, मारिएगा। फिर ये जो है कितने भागों में बटा हुआ था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र नीचे होता था और ब्राह्मण के ऊपर जो होता था ये गॉड होता था। ब्राह्मण के ऊपर गॉड, तो ब्राह्मण को एज अ गॉड भी माना जाता था, ये गॉड भी माना जाता था। अब देखिए इसमें क्या था कि इसमें एक चीज कहा गया है कि ये ब्राह्मण जो होते हैं ये ब्रह्मा के मुख से निकले हुए थे। किसके? ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए थे। और क्षत्रिय के बारे में बताया गया कि ब्रह्मा के जो है ये हाथ से निकले थे। कहाँ? हाथ से इनका जन्म हुआ, ब्रह्मा के हाथ से। और जो है वैश्य का जन्म जो होता है ये ब्रह्मा के जांघ से, और शूद्र का जो जन्म होता है ये ब्रह्मा के पैर से जन्म होता है। इसका ऋग्वेद में चर्चा किया गया है। तो सामाजिक जीवन के बारे में बोले तो इतना चीज क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसी चीज को यदि हम सेंटेंस में लिखेंगे, यदि मेंस का एग्जाम देते हैं तो इसी चीज को हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपको बताए कि यह एक पितृसत्तात्मक प्रणाली थी, इसकी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। शूद्र सबसे बड़ी श्रेणी में जो है यह ब्राह्मण होता था, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर ये वैश्य, फिर शूद्र। अब इसके काम को लिख देंगे। ब्राह्मण जो है ये क्या करते थे? ये पूजा पाठ कराने का काम करते थे, जो पढ़े लिखे होते थे। क्षत्रिय या जो है क्या करते थे? या रक्षा करने का काम करते थे। वैसे जो किसान और बिजनेसमैन होते थे जो फसल उत्पादन का काम करते थे। शूद्र सेवा करने का काम करते थे। ये सब पॉइंट लिख देंगे। यहाँ दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का, दास प्रथा का प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, पुनर्विवाह का जो है प्रचलन था, नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें जो है कोई भी जो है यदि जिसके पति मर गए तो वो अपने देवर से शादी कर सकता है। तो यह सामाजिक जीवन हो गया। यह वैदिक काल का जो है, पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके जो है राजनीतिक जीवन। ये 4 प्रकार के जीवन होते हैं जो भी किसी कालखंड को पढ़ना होता है। तो राजनीतिक जीवन कैसा रहा था वहां का? वैदिक काल का राजनीतिक इकाई कैसी थी ये जानते हैं। देखिए यहाँ की राजनीतिक इकाई के लिए जो है, अभी जैसे भारत में देखते हैं तो ये क्या होता है कि एक गांव होता है, गांव के ऊपर जिला होता है, गांव के ऊपर राज्य होता है, राज्य के ऊपर क्या होता है? ये देश होता है। तो गांव में जो है एक इकाई होता है जिसके प्रधान मुखिया होते हैं, फिर उसके बाद जो है राज्य होता है जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, फिर देश होता है, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उसी आधार पे जो है यहाँ भी राजनीतिक जीवन में प्रशासनिक इकाई को बांटा गया था वैदिक सभ्यता में, जिसमें सबसे पहला होता था, सबसे नीचे वाला भाग कुल होता था, फिर उससे जो बड़ा होता था वो ग्राम होता था, फिर उससे जो बड़ा होता था वो विष कहलाता था, और जो सबसे बड़ी इकाई होती थी यह जन कहलाता था, कबीला कहलाता था। और सबके प्रधान होंगे, जैसे गांव का प्रधान मुखिया हुआ, और ये जो है राज्य का प्रधान क्या होता? मुख्यमंत्री हुआ, देश का प्रधान प्रधानमंत्री हुआ। इस प्रकार भी यहाँ जो है बटा हुआ था। जो कुल होता था, वंश होता था, उसके जो प्रधान होते थे वो कुलप कहलाते थे, और ग्राम के प्रधान जो होता है ये ग्रामणी कहलाते थे। अभी जो है आप गांव में रहते हैं तो आप ग्रामीण हो गए, लेकिन उस समय ग्रामणी जो होता था वो, अभी हम मुखिया कहते हैं गांव के प्रधान को, लेकिन उस समय जो है वो ग्रामणी कहलाता था। और विश्व के जो प्रधान होते थे, जो उससे बड़ा इकाई होता था, वो विश्वपति कहलाता था। और ये सबसे बड़ी इकाई जो होता था जन का, ये कबीला का, ये राजन कहलाता था, जिसके प्रधान राजा होते थे, ये कबीला क्या होता है? यहाँ जो है कबीला, देखिए किसी भी समाज में एक समाज का सबसे बड़ी इकाई जो है कबीला कहलाता था। समाज का सबसे बड़ी इकाई ये कबीला कहलाता था। अब देखिए राजा के बारे में बताएं तो राजा के पास यहाँ कोई शक्ति नहीं होता था। वो जो है कोई भी नियम कानून अपने मन से नहीं बना सकते थे। राजा के पास जो है सीमित शक्ति होता था।
यहाँ सीमित शक्ति होता था, न ही वो अपने खुद से न्याय कर सकते हैं, वो अपने में सक्षम नहीं रहते थे। वो जो है कबीला की मदद से जो है ये न्याय सबका काम करते थे। तो अब देखिए राजा के हेल्प के लिए जो है 4 प्रकार की संस्थाएं थी। ये 4 प्रकार की संस्थाएं कौन सी थी, मतलब यदि राजा कोई कार्य करेगा तो उसके लिए मीटिंग होता था। वो मीटिंग जो होता था ये 4 प्रकार से खंडित किया गया था। 4 प्रकार से संस्थाएं थी, जिनमें समिति, सभा, विदत और गण था। समिति में कौन लोग बैठते थे, इसमें समान लोग बैठते थे, मतलब आम लोग बैठते थे इसमें समिति में भाग लेता था मीटिंग में। सभा में कौन लोग बैठते थे, ये सभा में जो है ये आपको उच्च वर्ग के लोग बैठते थे, कुलीन वर्ग के लोग बैठते थे, जो उच्च, जैसे समाज में कबीला में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सब होगा ये सभा में आकर के बैठते थे। विदत में कौन बैठते थे, विदत में ये जो है कबीला के साथ साथ जो है आम लोग बैठते थे। और गण में जो है ये गण जो है ये सभा के ही जो है समान होता था, इसमें उच्च वर्ग के लोग बैठते थे। तो गण और सभा में जो है ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ये 2 चीज ऐसा था, समिति और विदत। समिति और विदत में जो है ये इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, महिलाओं को भी कोई रोक टोक नहीं था, ये भी सभा में भाग ले सकती, ये भी मीटिंग में भाग लेती थी। ठीक है, किसमें, समिति और विदत में। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि महिलाएं इनमें से किसमें भाग लेती थी, समिति, सभा, विदत, गण। तो समिति और विदत 2 ऐसा संस्था था जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। आम लोगों का जो है मीटिंग किसमें होता था, सभा किसमें होता था, ये समिति में होता था। आम लोगों की संस्था कौन था, समिति था। और उच्च वर्ग की संस्था कौन था, यह सभा था। तो ये याद हो जाएगा। फिर देखिए राजा के हेल्प के लिए जो है कुछ अधिकारी होते थे, जिसमें 2 अधिकारी इंपॉर्टेंट है। तो अधिकारी को जो है यहाँ रत्नीन कहा गया है, अधिकारी को रत्नीन कहा गया है, जिसमें 2 लोग होते थे राजा का हेल्प के लिए। एक था पुरोहित जो ब्राह्मण लोग होते थे, पुरोहित। एक होता था सेनानी। ये 2 लोग जो है राजा का अधिकारी होते थे, जिसको रत्नीन कहा गया है। ये राजा का हेल्प करते थे। राजा के पास जो है सेना नियमित रूप से, वैदिक काल में सेना नियमित रूप से नहीं थी। जब युद्ध होगा तभी जो है सेना का गठन किया जाता था, बाकी के बाद जो है सेना को डिस्क्लोज किया जाता था, मतलब उस समय सेना नहीं रहता था। जब युद्ध होगा उसी समय जो है सेना का संगठन को बनाया जाता था। अब देखिए किसी राज्य को चलाने के लिए जो है टैक्स की जरूरत होती है। जैसे अभी भारत में जीएसटी लगा हुआ है, तो उस समय भी जो है जीएसटी टैक्स के रूप में जो कुछ दिया जाता था वो बलि कहलाता था। क्या कहलाता था, बलि। टैक्स के रूप में जो भी मिलता था वो बलि कहलाता था। लेकिन यह किसी पे नहीं थोपा जाता था कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। यदि व्यक्ति अपने स्वेच्छा से चाहते हैं तो वो टैक्स दे सकते हैं। तो स्वेच्छा पर आधारित टैक्स था, जिसको बलि कहा गया। ये नहीं था कि आप पे दबाव देकर के ये कहा जाएगा कि आप जो है टैक्स दीजिए, तो टैक्स को बलि कहा गया। ये राजनीतिक जीवन हो गया। फर्स्ट में सामाजिक जीवन को पढ़े, सेकेंड में राजनीतिक जीवन को पढ़े। राजनीतिक जीवन में क्या पढ़े कि यहाँ की प्रशासनिक इकाई जो है 4 भागों में बटे थे। सबसे पहला कुल कहलाता था, उससे ऊपर ग्राम होता था, ग्राम के ऊपर विश्व होता था, और विश्व के ऊपर जो है जन कबीला होता था। इसका जो है जन कबीला का जो है ये मुख्य प्रधान कौन होता था, ये राजा होता था। राजा के पास सीमित अधिकार नहीं था। 4 प्रकार की संस्थाएं थी जहाँ मीटिंग होता था, जिनमें लोग भाग लेते थे। समिति में साधारण लोग भाग लेते थे, सभा में उच्च वर्ग के लोग भाग लेते थे, कुलीन वर्ग के लोग। विदत में जो है ये आम लोग के साथ साथ जो है ये कबीला भाग लेते थे। और गण में जो है यह एज ए सेम था सभा के, जिसमें उच्च वर्ग के लोग भाग लेते थे। ये विदत ऐसा था, देखिए जिसमें विदत में जो है ये जैसे कोई और दूसरा कबीला है, उससे मारपीट हुआ, उससे क्या होता था, धन सबका जो है छीना जाता था। तो उसका जो है बंटवारा कैसे होगा, ये विदत में चर्चा होता था। कहाँ, विदत में चर्चा होता था। या किसान उपज जो किए वो कैसे बांटा जाएगा, तो ये विदत में चर्चा होता था। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग चलेंगे आर्थिक जीवन को। आर्थिक जीवन में जो है यहाँ का जो है आर्थिक जीवन, यहाँ मुख्य आधार था पशुपालन। यहाँ का मुख्य आधार क्या था आर्थिक जीवन का, ये पशुपालन था। इस समय जो है कृषि उतना उन्नत नहीं हुआ था, इसलिए जो है यहाँ के मुख्य आधार पशुपालन था।
जैसे देखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे, वहाँ कृषि पशुपालन उतना नहीं था, कृषि था। लेकिन क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर कृषि का जो प्रारंभ होगा उसको होने में टाइम लगेगा। तो उस समय मुख्य आधार क्या था, यह पशुपालन का था। आगे जाकर के जो है उत्तर वैदिक काल में फिर कृषि का कार्य प्रारंभ होता है, कृषि उन्नत ढंग से होने लगता है, लेकिन यहाँ जो है पशुपालन था। इस समय जो है यहाँ गाय का महत्व अधिक था। ये पूर्व वैदिक काल में गाय का महत्व अधिक था, गाय के लिए ही युद्ध होता था। जिसके पास गायों की संख्या अधिक होती थी उसको जो है अमीर गरीब माना जाता था। इस समय जो है जमीन का महत्व नहीं था, जमीन का महत्व सिर्फ इसलिए था चारागाह के लिए सिर्फ जो है जमीन का महत्व था, वैसे जमीन का महत्व कोई नहीं था। यहाँ गाय का महत्व था, गाय के लिए जो युद्ध भी होता था। और इसके बाद उद्योग का बात करें तो यहाँ सीमित उद्योग था। इस समय जो है लोहे का उतना खोज नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का खोज होता है, जो कि यूपी में मिलता है। तो वहाँ फिर जहाँ जहाँ लोहे का खोज होता है वहाँ आकर के जो है ये जन कबीला जो है ये आकर के बसने लगते हैं भारी संख्या में। फिर आगे जा करके जो है वही वैदिक काल के बाद हम लोग महाजनपद काल पढ़ते हैं, वही जनपद धीरे धीरे बड़ा होकर के जो है वहाँ महाजनपद बन जाता है। तो इस समय सीमित उद्योग था, एक बढ़ईगिरी चल रहा था और रथकार का काम चल रहा था। इस समय जो है लोहा का प्रयोग नहीं हो रहा था, आगे जाके लोहा का प्रयोग होता है उत्तर वैदिक काल में। विदेशी व्यापार का प्रमाण के बारे में बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको विदेशी व्यापार का प्रमाण देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है, तो जिसके वजह से इस सभ्यता को बसाने में टाइम लगता है। तो शुरुआत में जो है इसमें विदेशी व्यापार का प्रमाण नहीं मिलता है, जो कि आगे जो है उत्तर वैदिक काल में हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ देशी व्यापार होता है, क्या होता है, देशी व्यापार का प्रमाण होता है, लेकिन विनिमय के जो साधन होते हैं ये मुद्रा नहीं होता है। यहाँ विनिमय के साधन मुद्रा नहीं होते हैं, यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का काम करता है, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। ये हो गया आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में क्या पढ़े, यहाँ का मुख्य आधार पशुपालन था, गाय का महत्व अधिक था, और गाय के साथ साथ जो है यहाँ सांड का भी महत्व था। ये बात आती है, गाय के महत्व के साथ साथ जो है यहाँ सांड का भी महत्व था। सीमित उद्योग में बढ़ईगिरी और रथकार था, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, विदेशी व्यापार के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते। वस्तु विनिमय प्रणाली जो था ये था, यहाँ जो है मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं था। फिर लास्ट है धार्मिक जीवन। ये 4 प्रकार को जीवन को पढ़ना जरूरी है, इसलिए अंत है धार्मिक जीवन या सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ प्रकृति की पूजन होती थी, प्रकृति का पूजा किया जाता था। यहाँ जो है इस सभ्यता से जो है 33 देवताओं का प्रमाण मिले हैं, जिनमें 6 देवता मुख्य हैं। ऋग्वेद में जो है 33 देवताओं का जो चर्चा किया गया है, जिसमें 6 मुख्य देवता हैं, जिसमें इंद्र आता है फर्स्ट, सेकेंड आता है अग्नि, थर्ड आता है वरुण, फोर्थ आता है सोम, और ये 6 आता है मारुत, 7 आता है रुद्र। ये 4 देवताओं के बारे में बोले तो इंद्र जो है ये वर्षा के देवता होते थे, इंद्र वर्षा के देवता होते थे। अग्नि ये आग के देवता होते थे, इसको मध्यस्थ देवता भी कहा गया है। अग्नि को मध्यस्थ देवता भी कहा जाता है, क्योंकि गॉड और जो है जन होते थे, कबीला होते थे, इसके बीच जो है मध्यस्थता उत्पन्न करता था। ये मतलब जन के बात को जो है गॉड तक पहुंचाने का काम करते थे अग्नि देवता। फिर आता है वरुण देवता। ये वरुण देवता जो है ये आपको ये तूफान मतलब वायु के देवता माने जाते थे। वरुण वायु के देवता माने जाते थे। उसके बाद आता है सोम देवता, फिर आता है मारुत देवता और रुद्र देवता। ये सोम के बाद जो है मारुत देवता जो है ये आपको तूफान के देवता कहलाते थे, ये तूफान के देवता कहलाते थे। फिर आता है रुद्र देवता, रुद्र ये गुस्सा के देवता होते थे। इस समय यह जो है मुख्य 6 प्रकार के देवता हैं, जिसको आपको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ प्रकृति पूजन होती थी। फिर लास्ट आता है यज्ञ। यज्ञ जो है धार्मिक जीवन में यज्ञ का भी महत्व था, बहुत ही महत्व था। 3 यज्ञ होते थे, जिसमें अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसू यज्ञ। ये कैसा यज्ञ होता था? अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, देखिए इस समय क्या होते थे, राजा क्या करते थे कि अपना घोड़ा लेकर के, एक सफेद घोड़ा होता था, उसको जो है पट्टी बांध करके क्या होता था वो छोड़ दिया जाता था। जैसे आप रामायण में भी पढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है, तो ये छोड़ दिया जाता। तो वो जिस राज से होकर के गुजरा, जिस समाज से होकर के गुजरा, तो वह जो राजा छोड़े हैं उनको घोड़ा को, वह
उस राजा का मान लिया जाता था। और घोड़ा के पीछे जो है सैनिक भेज दिया जाता था, ताकि यदि आपको अपना क्षेत्र को बचाना है तो क्या करें, घोड़ा को रोक लें और युद्ध के लिए तैयार रहें। लेकिन यदि युद्ध के लिए तैयार नहीं होते, आपके क्षेत्र से राजा ये घोड़ा होकर के गुजरता है, तो वो क्षेत्र इस राजा का माना जाएगा, जो राजा जो है ये अश्व को जो है भेजे हैं। तो ये अश्वमेध यज्ञ होता था। फिर सेकेंड है वाजपेयी यज्ञ। यह वाजपेयी यज्ञ जो है यह शक्ति प्रदर्शन का यज्ञ था, जिसमें जो है राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त के समय क्या होता है कि आप सभी देश जो है मतलब अपना अपना स्वतंत्रता दिवस के समय जो है अपना क्या होते हैं कि यह अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो वाजपेयी यज्ञ में जो है यह यज्ञ करा के शक्ति प्रदर्शन किया जाता था सेना सबका। फिर राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ में जो है इसमें जो है राजा का शपथ, राजा के शपथ से पहले जो यज्ञ होता था ये राजसूय यज्ञ होता था। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहा होगा। तो पूर्व वैदिक काल यहाँ से खत्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिवीजन शुरू से देख लेते हैं। ये 4 जीवन मुख्य इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वैदिक काल को पढ़ने के लिए। जिसमें सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पितृ सत्तात्मक था, वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित था। ये कितने भाग में बटे थे? 4 भाग में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर दास प्रथा का प्रचलन यहाँ था, लेकिन दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, जो कि वर्तमान में है। लेकिन इस पे कुछ कानून भी बनाया गया है, लेकिन ये फिर भी चल रहा है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, पुनर्विवाह का प्रचलन था, जिसमें जो है किसी के हस्बैंड मर जाते तो वो जाके शादी कर सकता है। नियोग प्रथा का प्रचलन था, जो अपने देवर से शादी कर सकता है। फिर राजनीतिक के बारे में बात करें, राजनीतिक जीवन के लिए यहाँ प्रशासनिक इकाई बटा हुआ था। जैसे कुल के प्रधान कुलप होते थे, ग्राम के प्रधान ग्रामनी कहलाता था, विश्व के प्रधान विस्पति, और अंत जन कबीला के प्रधान जो है राजन या राजा कहलाते थे। और मीटिंग करने के लिए 4 संस्थाएं होती थी, जिसमें समिति, सभा, विदतगण। समिति में जो है ये सामान्य लोग भाग लेते थे, सभा में जो है उच्च वर्ग के लोग भाग लेते थे। विदत में क्या चर्चा होता था? ये उपज और धन जो दूसरे समाज से लूटा गया था उसकी इसमें चर्चा होता था। तो इसमें जो है कबीला के साथ साथ जो है आम लोग भी भाग लेते थे। गण एज ए सेम एज सभा था, मतलब कि इसमें जो है उच्च वर्ग के लोग भाग लेते थे, कुलीन वर्ग के लोग भाग लेते थे। राजा के हेल्प के लिए जो है कुछ अधिकारी होता था, जिसको रत्नीन कहा गया है। 2 अधिकारी मुख्य था, जिसमें पुरोहित और सेनानी आता है। तो यहाँ जो है सेना नियमित नहीं था राजा के पास। जब युद्ध का समय होता था तो सेना को जो बनाया जाता था। यहाँ टैक्स का नाम क्या था? बलि। टैक्स का नाम बलि। ये किसी पे थोक करके जो है टैक्स नहीं लिया जाता था। कोई अपना इच्छा अनुसार से चाहे तो वो टैक्स दे सकता है। फिर आर्थिक जीवन यहाँ मुख्य आधार क्या था? पशुपालन था। कृषि उतना उन्नत नहीं था, जाके वो उत्तर वैदिक काल में होता है। यहाँ जो है गाय का अधिक महत्वता था। गाय के साथ साथ सांड का, जमीन का महत्वता अधिक नहीं था। सीमित उद्योग में बढ़ईगिरी और रथकारता, लोहे का प्रयोग इस समय नहीं हो रहा था, तांबे का प्रयोग हो रहा था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होता है। विदेशी व्यापार का प्रमाण यहाँ देखने को नहीं मिलता है, देशी व्यापार का मिलता है। विनिमय में मुद्रा विनिमय नहीं चलता था, वस्तु विनिमय चलता था। धार्मिक जीवन में प्रकृति पूजन होता था। 33 देवता का प्रमाण ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जिसमें 6 देवता मुख्य इंपोर्टेंट है जो याद करना है। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत और रुद्र। ये यज्ञ होता था 3 प्रकार के: अश्वमेध, वाजपेयी और राजसूय। अश्वमेध यज्ञ में किसी घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और जिस रात से होकर के वो गुजरता था वह घोड़ा जो है जिधर से गुजरा वो उस राजा का राज क्षेत्र मान लिया जाता था। वाजपेयी युग में क्या होता था? वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? वाजपेयी यज्ञ में शक्ति प्रदर्शन किया जाता था। राजसूय यज्ञ से रिलेटेड राजा के जो है शपथ लेने से प्रेरित है। फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आ जाएगा। धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग होने लगेगा तो वहाँ भारी संख्या में समाज का जो है लोग आकर के वहाँ बसने लगेंगे। फिर वह जनपद धीरे धीरे विकसित होकर के महाजनपद बन जाएगा। जब जनपद धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो महाजनपद बन जाएगा। जैसा आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, जो कि महाजनपद का विस्तार कहाँ से होता है? बिहार के मगध से शुरू होता है, उड़ीसा के कटक से लेकर के यह अफगानिस्तान के अटक तक फैला रहता है। तो फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग महाजनपद काल को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं। बाय।